एहसन शाह की मौत का जो फ़ायदा है वो तीफी भट्ट को पहुंचेगा। एहसन शाह की ज़मानत होने जा रही थी, उसको दोनों ग्रुपों की जानब से खतरा था। बलाश टीपू ग्रुप उनकी तरफ से भी इस पर कोई अटेम्प्ट की जा सकती है, तीफी भट्ट ग्रुप की तरफ से भी की जा सकती है। अहले खाना उनके ये कह रहे हैं कि गोली सिर्फ एहसन शाह को ही मारनी थी, बाकी लोगों को क्यों नहीं लगी, लेकिन सवालात उठ गए हैं। ये कोई एहसन शाह के पुलिस मुकाबले का स्क्रिप्ट नहीं, आप पुराने जितने भी पुलिस मुकाबले उठा कर देखें वो स्क्रिप्ट वही चल रहा है। क्या लगता है कि ये केस क्लोज होने जा रहा है या इस केस का कोई और नया किरदार आप? केस क्लोज होने नहीं जा रहा, केस तो तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक तमाम मुल्ज़मान तक पुलिस नहीं पहुंच जाएगी। इस केस के हवाले से इनके पास बहुत आम और एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं। इससे पहले भी इस केस पे खासी नज़र रख चुके हैं और इससे लम्हा बलम्हा आवाम को आगाह कर रहे थे और इन्होंने ये पेशगोई कर दी थी कि एहसन शाह जो है उसकी जान जो है वो ख़तरे में। और अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि एक बड़ा मुलजिम और जिस तरीके से उसमें उसके पास एविडेंस है और इस केस को आगे चलना था, अब जो है वो रास्ते में ही आप ये कह लें कि ये केस कहीं कागज़ों की फाइल में गुम हो जाएगा। खुर्रम पाशा साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। खुर्रम भाई, आपने बताया था कि इसके जान खतरे में है और ये हो सकता है कि इसको कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, तो वो नज़र आ गया, वो हो गया। तो ये बताएं कि इसका फिर फ़ायदा किसको हुआ और अगर ये इतना अहम मुलजिम था तो उसको किस तरीके से इतनी आसानी के साथ पुलिस हिरासत में ही उसके फायरिंग हुई और वो मर्डर हो गया? देखिए, ये मैंने जो बात की थी 1 माह कबल, ये था कि इसकी जान को ख़तरा था। वो बात इसलिए की थी कि एहसन शाह की ज़मानत होने जा रही थी। अच्छा। और इस चीज़ का कभी इम्कान था कि उसकी ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि जितना को इल्ज़ाम उस पर था या उसका जो कसूर था वो था एक सहूलतकारी का या इंफॉर्मेशन पास करने का। उसने मारा तो नहीं था, मरवाने में उसका एक किरदार था कि वो इंफॉर्मेशन पास करता था। अब आप इसी केस में आप देखेंगे सुहेल मलिक की ज़मानत हो गई थी। एक मुलज़िम था सुहेल मलिक जिसने एहसन शाह को तीफी भट्ट से मलवाया था, ठीक है, उसकी ज़मानत हो गई। तो डेफिनेटली एहसन शाह की भी ज़मानत होनी थी। अच्छा। और वो अब सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो गई थी, हाई कोर्ट से हो जानी थी, उसने बाहर आना ही आना था। उस पर जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी वो ये था कि एहसन शाह की ज़िंदगी को ख़तरा क्यों है, तो उसको दोनों ग्रुपों की जानब से ख़तरा था। उसमें ये भी कहा जा रहा था कि जो बलाश टीपू ग्रुप उनकी तरफ से भी इस पर कोई अटेम्प्ट की जा सकती है, और एक पहलू ये भी था कि तीफी भट्ट ग्रुप की तरफ से भी की जा सकती है। और जो बलाश टीपू ग्रुप तो बरमला इस बात का इजहार करता था कि तीफी भट्ट ने मरवा देना उसको और उसका मुद्दा हम लोगों पे डाल देना। अब इन दोनों पहलुओं से अगर आप देखें तो वो ख़तरे में ही था, ठीक है। अब अल्टीमेटली निशानदेही के लिए जो ले जाया गया है, तो ये बातें तो आज से बहुत अर्सा पहले मैंने कर दी थी कि एंड रिज़ल्ट इसका ये होना है। उसकी वजह ये है कि जिस वक्त बलाश टीपू का ये कत्ल हुआ था, ये कोई आम कत्ल नहीं था। कत्ल तो रोज़ाना होते हैं, लेकिन ये एक पुरानी दुश्मनी और हाईलाइट था। और बलाश टीपू का जो मामला था जितना हाईलाइट हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है कि उसने एक इंटरनेशनल लेवल तक की शोहरत भी हासिल की थी। और ये एक लाहौर पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इन दोनों के लिए घरानों के दरमियान दुश्मनी साल से चल रही है। दुश्मनी ख़त्म करने की जो कोशिशें थी वो भी कामयाब नहीं हो सकी थी, तो अल्टीमेटली नुकसान ही होता था ना। पहले बलाज का वालिद भी कत्ल हो गया था, वो भी इल्ज़ाम इसी ग्रुप पे था। अच्छा, मैं कता कलामी की माज़रत है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दोनों ग्रुपों की जानिब से उनको खतरा था, तो फिर जब आप सहाफ़ी और दीगर जो लोग हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन थी तो स्टेट के पास तो इससे और डेफिनेटली। और मैं वही आपको उसमें बताता हूँ कि उसमें हुआ फिर ये था कि बाकायदा तौर पे, क्योंकि तीफी भट्ट तो सामने नहीं है, वो तो इस मुल्क में मौजूद नहीं है, तो CIA पुलिस ने इसके टीपू ट्रकों वाले घराने के जो दस्ते रास्त हैं और बलाज के भी करीबी साथी थे, कैसर भट्ट ऑफ लखोडेर, CIA पुलिस ने बाकायदा उनको बुलाया, उनसे बुला के इस मामले पे बात भी की थी और वार्न भी किया था कि कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना, जिस पे कैसर भट्ट ने इस बात की ना सिर्फ श्योरिटी दी थी, उनको यकीन दहानी भी कराई थी कि ना हमारा ऐसा कोई मंसूबा है, ना हम ऐसा सोच रहे हैं और ना हम कोई ऐसा कदम उठाएंगे, ठीक है। ये चूँकि उन दिनों मुहर्रम उल हराम चल रहा था और आपको पता है कि मुहर्रम में लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल जो है वो उसके हवाले से इंतज़ामिया बड़ी कॉन्शियस होती है, और एक ऐसे मौके पे जब कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो वो फिर प्रॉब्लम बन जाती है ना। तो ये इतलात पुलिस हकाम के पास भी थी और उन्होंने इसलिए कैसर भट्ट को बुला के ये बात पूछी भी थी और उन्हें
ये वार्निंग भी दी थी कि आप लोगों ने कोई ऐसा स्टेप, कानून आपने हाथ में नहीं लेना। और अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मुबैना तौर पर पुलिस को ही टारगेट किया जा रहा है, सीआईए को टारगेट किया जा रहा है कि ये एक जाली मुकाबला था, तो इस हवाले से अब आपको क्या लगता है? क्योंकि पुलिस का तो दावा यही है कि उसी के साथी थे और उसी के साथियों की वजह से गोली लगी। अब अहले खाना उनके ये कह रहे हैं कि गोली सिर्फ एहसन शाह को ही मारनी थी, बाकी लोगों को क्यों नहीं लगी, लेकिन सवालात उठ गए हैं इदारे में। मैं आपसे पहले बात कर रहा हूँ कि ये पुलिस मुकाबलों की जो ये कहानियाँ होती हैं, ये अब ये घिसा पिटा सा एक स्क्रिप्ट हो गया हुआ है। अच्छा। एक ही स्क्रिप्ट के तहत वो चलता है। ये कोई एहसन शाह के पुलिस मुकाबले का स्क्रिप्ट नहीं। आप पुराने जितने भी पुलिस मुकाबले उठा कर देखें, वो स्क्रिप्ट वही चल रहा है कि मुल्ज़म को निशानदेही के लिए ले जा रहे थे, उसके साथी छुड़ाने के लिए आए और जनाब उनकी फायरिंग से मारा गया। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि इस मामले में सारे में कौन सहूलतकार है और किसको इससे फ़ायदा हुआ और किसने ये करवाया? ये देखें, सहूलतकार इसमें कोई भी नहीं है। तो जाहिर है कि ये एक प्लानिंग के तहत ही सारा कुछ हुआ है और अल्टीमेटली एहसन शाह की मौत का जो फ़ायदा है वो तीफी भट्ट को पहुंचेगा कानूनी तो लिहाज से। क्योंकि आपको लगता है कि इनका किरदार हो सकता है तीफी भट्ट का इस मर्डर में? किरदार है या नहीं है उसका फैसला तो मैं नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको जो चीज़ बता रहा हूँ कि कानूनी लिहाज से, कानूनी पहलुओं से आप देखें इस केस के सारे किरदार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? मरकज़ी मुल्ज़म को कानूनी तौर पर। तो अब एहसन शाह चला गया, जिस तरह वो कातिल था मुजफ्फर जिसने मारा था, वो गया और सारे राज अपने साथ ले गया। अब भी एहसन शाह के हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो पोशीदा थी, जो बाहर नहीं आ सकी, क्योंकि उससे काफ़ी सारा ऐसे सबूत हासिल हुए थे उसके मोबाइल से, जहाँ से पुलिस तीफी कन्फर्म हुई थी कि इसमें तीफी भट्ट का हाथ है इसके मरवाने में। तो वो सारे राज अब ख़त्म, एहसन शाह ख़त्म, राज भी ख़त्म, वो तफ्तीश भी ख़त्म। अब आ जाके वो गोगी भट्ट को पहले क्लियर पुलिस करार दे बैठी हुई है कि जो उसका किरदार कोई नहीं है। अब रह गए मरकज़ी मुल्ज़म तीफी भट्ट, वो जब पाकिस्तान आएंगे, शामिल तफ्तीश होंगे, तो वो भी क्लियर ही हो जाएंगे इस मामले में। बस बिल्कुल लास्टली जाते जाते बता दें, आपका अपना इस एक्सपीरियंस इस तमाम मामले को लेकर क्या लगता है कि ये केस क्लोज होने जा रहा है या इस केस का कोई और नया किरदार? आप केस क्लोज होने नहीं जा रहा। केस तो तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक तमाम मुल्ज़मान तक पुलिस नहीं पहुंच जाएगी या वो मुल्ज़मान अपनी बेगुनाही साबित ना कर दें या पुलिस उन्हें गुनाहगार साबित ना कर दें। केस तो भी है ही है, लेकिन अब वो केस में वो जान नहीं रहेगी। एहसन शाह का मर जाना पुलिस की नहीं, केस का मर जाना नहीं है वो। मैं समझता हूँ बलाज की फैमिली के लिए बाइस इत्मीनान तो होगा। हाँ। क्योंकि वो खुद मायूसियों का शिकार फैमिली नज़र आ रही थी कि 6 माह 7 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, ना कोई मरकज़ी मुल्ज़म पकड़ा गया है, बल्कि जो मुल्ज़मान इसमें थे उसमें जब ज़मानत हुई सेल मलिक की, अब अल्टीमेटली इसकी भी ज़मानत होती नज़र आ रही थी। लेकिन जब एहसन शाह अंजाम को अपने पहुँचा है तो ये डेफिनेटली उनके लिए इत्मीनान का बायस ज़रूर होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्रम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस केस के हवाले से अपनी जो इनकी ऑब्जर्वेशन है, इनकी जो रिसर्च है वो आपसे शेयर कर रहे थे और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि उनकी ज़मानत जो है वो एहसन शाह की होने जा रही थी और ये कभी इम्कान थे कि इस तरह का मामला हो सकता है और ये हुआ है। और इसके बाद अब देखना ये है कि पुलिस का क्या मौक़िफ़ आता है। अहले खाना जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर, मामला कहाँ क्या रुख इख्तियार करता है आपको लम्हा व लम्हा अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।